कोई अपराधी भी हो और आपके समाज का हो तो उस अपराधी के लिए क्या समाज इकट्ठा होकर न्याय और अन्याय की बात कर सकता है। ब्राह्मणों के वैसे ही योगी काल में बुरे दिन ही चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पूरा त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के यानी जो शर्मा जी है वहाँ सांसद, उनके खिलाफ लामाबंद हुआ। त्यागी समाज ने ये क्रेडिट भी लिया कि बीजेपी सिर्फ 2 सांसदों में थी, ये 285 करने में त्यागी समाज का बहुत बड़ा हाथ है। क्या श्रीकांत त्यागी ने यदि गलत काम किया तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या दाऊद इब्राहिम कल कोई राजपूत परिवार से होता तो क्या इस देश पे नंगा नाच करता? राजनीति घुस जाती है। ये श्रीकांत त्यागी का समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं महेश शर्मा को निपटाने की एक रणनीति है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था क्यों तुल रही है? हाल ही में यानी कल ही के दिन जो नोएडा में एक भोंडा प्रदर्शन हुआ, उससे तो ये बात समझ के परे है कि हम समाज और जाति व्यवस्था को कितनी तवज्जो दें कि किसी कोई अपराधी भी हो और आपके समाज का हो तो उस अपराधी के लिए क्या समाज इकट्ठा होकर न्याय और अन्याय की बात कर सकता है। साथ में सरकार के इस रवैये पे भी बहुत ताज्जुब होता है कि कोई समाज यदि संगठित होकर प्रदर्शन करता है तो फिर कानून व्यवस्था उसके सामने मुजरा करने लगती है, और कोई एक व्यक्ति, आम शहरी, यदि थोड़ी सी गलती उससे होती है तो फिर कानून अपना डंडा उस पर उठाता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ श्रीकांत त्यागी की। ये वो सज्जन है। सज्जन इसलिए कहना पड़ रहा है कि हज़ारों के तादाद में लोग उनके समर्थन में जुड़ गए। ये वो सज्जन हैं जिन्होंने महिला के साथ गंदी गंदी गाली दे के जो व्यवहार किया, वो वीडियो सभी लोगों ने देखा है। जब इसका संज्ञान कानून ने लिया और मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल मची, क्योंकि वह कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब कच्चा चिट्ठा खुला इस महामहिम श्रीकांत त्यागी का, तो लोगों की आंखें खुली रह गई। एक अपराधी है, अपराधी के प्रवृत्ति का है, कई केसेस उसके ऊपर है, कई जगह कानून का उल्लंघन है, उसकी सुनवाई उसके खिलाफ कहीं नहीं होती क्योंकि नेताओं का एक आशीर्वाद उसे प्राप्त था। जब ये मामला सामने आया तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुंडा एक्ट से लेकर तमाम कानून के तहत उनके घर पे छापामारी की। जब वो मिले नहीं कहीं तो ये सामान्य बात होती है। जब कोई मुजरिम नहीं मिलता, भाग जाता है, तो उसके परिवार वालों पे दबाव पुलिस डालती है, उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। ऐसा ही दबाव इसके परिवार पे हुआ, और उसके बाद यही परिवार पे दिया हुआ दबाव काम आया कि वो आखिर एक जगह मेरठ में पकड़े गए और फिर अब जेल के सलाखों में। इसके पहले जब वो फरार थे तो उन्हीं के कुछ पाले हुए गुंडे उस सोसाइटी में घुसकर उस महिला को फिर परेशान करने का प्रयास कर रहे थे। सोसाइटी के लोगों ने उनके पुलिस के हवाले कर दिया, वो भी जेल गए, उनकी ज़मानत हुई। क्योंकि श्रीकांत त्यागी त्यागी समाज का है, इसलिए पूरे त्यागी समाज ने इसको अपना अपमान समझा। यह शर्मसार बात है कि त्यागी महापंचायत ने इस बात पे क्यों गौर नहीं किया। क्या त्यागी को ये करना शोभा देता है? श्रीकांत त्यागी को अभद्र व्यवहार करना शोभा देता है? यदि वो किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो फिर वो जायज़ कैसा हो सकता है? और उसके फरार होने पे यदि पुलिस उसके परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाती है तो फिर परिवार का अपमान कैसा हो गया? यानी आपके त्यागी समाज की महिला को पुलिस स्टेशन बुलाने पे महिला का अपमान होता है, और महिला को गंदी भद्दी गाली देने पे भी उस महिला का अपमान नहीं होता क्योंकि गाली देने वाला त्यागी है। क्या इस देश के संविधान ने त्यागी होने पर इन तमाम चीज़ों की परमिशन दी हुई है? और ये सिर्फ त्यागी समाज का नहीं, इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से एक क्रिमिनल केस है। लेकिन फिर सांसद महेश शर्मा ब्राह्मण पड़े। ब्राह्मणों के वैसे ही योगी काल में
बुरे दिन ही चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पूरा त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज के यानी जो शर्मा जी है वहाँ सांसद, उनके खिलाफ लामाबंद हुआ। शर्मा जी की और त्यागी महापंचायत के पदाधिकारियों की जो बातचीत है वो बातचीत भी ऑडियो लीक हुआ। उस पर समझ में आ जाता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है या हमारे सांसद हैं वो कितने दोगला चरित्र लेके चलते हैं। एक तरफ श्रीकांत त्यागी के खिलाफ आग उगलते हुए महेश शर्मा दिखे, उसके बाद उस ऑडियो टेप में ये भी कहते हुए देखे कि वो तो क्या है, उनको तो बाहर आ जाना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्ट है। यानी उनका जो रवैया था वो इतना ढुलमुल था। ये बात बता देती है कि आदमी का दोहरा चरित्र वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आगे आने वाले समय में उन्हें फिर से चुनाव जीतना है। मतदाताओं की चिंता है, उन्हें उस त्यागी के वोट बैंक की चिंता है जो उन्हें लगता है उनसे छिटक जाएगा। तो आदमी सांसद में बने रहने के लिए अपने प्रिंसिपल्स की, अपनी नैतिकता की कितनी बलि चढ़ाता है, वो ऑडियो टेप सामने आ रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात है 10 से 15 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं नोएडा के सेक्टर 110 में रामलीला मैदान में, और वहाँ सरकार को बाकायदा अल्टीमेटम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की तो मेरठ में महापंचायत हो जाएगी। त्यागी समाज ने ये क्रेडिट भी लिया कि बीजेपी सिर्फ 2 सांसदों में थी, ये 285 करने में त्यागी समाज का बहुत बड़ा हाथ है। पहली बार ये समझ में आ गया कि त्यागी समाज इस देश में शायद 50% के ऊपर है जो ऐसी बातें कह रहा है। उसके बाद धारा 144 लगी थी। धारा 144 लगने के मायने ये हैं कि 15 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहाँ 15 से ज़्यादा समूह वहाँ इकट्ठा नहीं हो सकता। लेकिन 12,000 का आंकड़ा शायद 15,000 से कम होगा, इसलिए पुलिस मूक दर्शक बनी रही। 1500 पुलिस कर्मी वहाँ बंदोबस्त में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि धारा 144 के उल्लंघन पे किसी के एक्शन लिया जाए। कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर गौरव तनेजा सेक्टर 51 के मेट्रो स्टेशन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, केक कटवाता है, लेकिन वहाँ थोड़ी भीड़ लग जाती है तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाती है, क्योंकि गौरव तनेजा के लिए तनेजा समाज एक्टिवेट नहीं हुआ। यदि तनेजा समाज भी ऐसा ही 1000, 2000, 5000, 15000, 20000 का जुलूस निकाले और महापंचायत करे तो शायद फिर पुलिस भी उस तनेजा के सामने मुजरा करते हुए नजर आएगी। हमारे देश में क्या कानून का राज है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? और इस जातीय धर्म के पीछे क्यों आप अपने किए हुए बुरे कर्मकांड को छुपाते हैं? हाल ही में आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा जात पात और धर्म से दूर हट के राजनीति करने की बात कर रही थी, आश्चर्य होता है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम लोग मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हुए कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को जोड़ने का बात करते हैं। क्या मनीष सिसोदिया ने यदि कोई कुकर्म किए होंगे तो क्या इस देश का कानून उन्हें सज़ा नहीं दिलवा सकता? मात्र वो किसी के वंशज होने के नाते क्या वो छूट पाएंगे? कहने के लिए तो फिर गांधी परिवार ने बहुत बलिदान दिए हैं। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, राजीव गांधी ने अपनी जान दे दी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सब संपत्ति दी, देश को दान कर दी। तो इसके मायने ये है कि जो केस चल रहे हैं ईडी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ, उसको माफ़ किया जाए क्योंकि वो उस गांधी परिवार के वंशज हैं। सवाल ये है कि कौन क्या करता है, इतिहास में आपका इतिहास क्या है, आपके पुरखे क्या कर रहे थे। लेकिन ये वर्तमान में जीने का समय है। वर्तमान में यदि सिसोदिया जी गलत काम कर रहे होंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा सीधा राजपूत कार्ड खेलने से वाकई लगता है कि राजनीति में कोई पार्टी अलग नहीं, सभी पार्टियां एक सरीकी हैं। दूसरी ओर हाल ही में प्रीतम लोधी नाम के एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द कहे, और जब ये अपशब्द कहे तो उसके बाद एक बहुत माहौल ख़राब होने लगा मध्य प्रदेश में। ब्राह्मण आंदोलित हुए। उसको देखते हुए बीजेपी ने आनन फानन में प्रीतम लोधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भोपाल से निष्कासन होने के बाद वो ग्वालियर आते हैं और उनका पूरा समाज उनका भव्य स्वागत करते हुए एक रैली के तहत उन्हें आम्बेडकर पार्क लिया जाता है और वहाँ वो आम्बेडकर की मूर्ति को माल्यार्पण करते हैं। क्या ये आम्बेडकर जी का अपमान नहीं था? जिन आम्बेडकर जी ने संविधान
जो संविधान लिखने वाली और संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने की, संविधान के रचयिता वो माने जाते हैं, क्या उसमें उन्होंने ये जगह के लिए कोई जगह छोड़ी थी? क्या उन्होंने कभी करनी सेना, रणवीर सेना, संभाजी ब्रिगेड जैसे संगठनों की जगह संविधान में रखी थी? कहीं ना कहीं अब लगता है राजनीति इतनी हावी हो गई है और सत्ता में आने का इतना मोह है हमारे राजनीतिक दलों को कि वो सारी नैतिकता समुद्र में फेंक कर अब अनैतिक कार्य करने पे उतर आई है। क्योंकि किसी का राजपूत होना, किसी का मराठा होना, किसी का दलित होना, किसी का आदिवासी होना, यदि यही मायने होते हैं तो फिर हम भारतीय कब बनेंगे? क्या श्रीकांत त्यागी ने यदि गलत काम किया तो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या दाऊद इब्राहिम कल कोई राजपूत परिवार से होता तो क्या इस देश पे नंगा नाच करता? क्योंकि वो किसी राजपूत की करनी सेना या कोई भी सेना हो, राजपूत या किसी भी समाज का हो, कल वो मराठा होता तो क्या मराठी ब्रिगेड उसके लिए लड़ पड़ती? तो क्या दाऊद सही माना जाता? सवाल ये है, जब व्यक्ति कोई गलती करता है या गंभीर अपराध करता है तो वो अपराधी होता है, वो किसी समाज, जाति, धर्म का नहीं होता। लेकिन ऐसी महापंचायतों का होना और लगातार जो लोग आरोपी है उनका स्वागत होना, उनका महिमा मंडन होना, ये समाज को बहुत गलत दिशा में लेके जाया जा रहा है। और ये सारी बातें हमारी सरकारें आँख मूंद के देख रही हैं। हाल ही में बिल्किस बानो के केस में जिन लोगों की सज़ाएं माफ़ हुई, जिनको माफ़ी मिली, और जो 11 आजीवन सज़ा काटने वाले वो अपराधी जिन्होंने उसका बलात्कार किया, इसके 3 साल की बेटी यहाना को ज़मीन पे पटक पटक के मारा, उनके रिहाई पे उनको मिठाई खिला के स्वागत किया जाता है। क्या ये समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित करता है? और यदि यही होने लगा इस समाज में तो क्या हम पाषाण युग की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या हमारे सरकार का, कानून व्यवस्था का पालन करने वाली एजेंसियों का ये दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों को खदेड़ दिया जाए? क्या समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका दायित्व नहीं बनता इनको रोका जाए? मैं जानता हूँ, मैं ऐसे कई त्यागी लोगों को जानता हूँ जो त्यागी भी है और बहुत बड़े पोस्ट पे है। ऐसे त्यागियों को जानता हूँ कि जो बहुत अच्छे और इस बात का श्रीकांत त्यागी के महिमा मंडन के विरोध में है। लेकिन ऐसी तादाद बहुत कम है, क्योंकि जहाँ राजनीति घुस जाती है ये श्रीकांत त्यागी का समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं महेश शर्मा को निपटाने की एक रणनीति है। आपसे निपटारा करने के लिए जब समाज में इस प्रकार की बाधाएं लाई जाती है, इस प्रकार के आयोजन होते हैं, तो इससे देश की छवि नहीं बिगड़ती, समाज की छवि नहीं बिगड़ती, समाज के ताना बाने को नष्ट करने का एक प्रयास माना जाता है। ऐसे असंख्य कहानियाँ किससे सब दूर हैं। लेकिन क्या समाज इसको मानेगा? क्या सरकार उन 14 मांग के प्रति झुकेगी? क्या सरकार श्रीकांत त्यागी को जेल से छोड़ेगी? क्या उसके ऊपर लगे हुए जो धाराएं हैं उसको डाइल्यूट करेगी? ये तो समय बताएगा। लेकिन धारा 144 लगने के बाद यदि इतने तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस किसी के भी ऊपर FIR दर्ज नहीं करती, इसके मायने ये हैं कि भीड़ तंत्र के सामने लोकतंत्र नतमस्तक होते हुए दिखाई देता है। और ये आने वाले समय के संकट की एक इंडिकेशन है। यदि इसको रोका नहीं गया तो आने वाला समय लोग संगठित होकर इसी संविधान की धज्जियाँ उड़ा देंगे, और जिसके पास संगठन है, जिसके पास ज़्यादा भीड़ है, वही कानून अपने हाथ में लेके अपने मनमर्जी से इस देश को चलाएगा। आज इतना ही, फिर आता हूँ आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा